सभी का स्वागत है। और आप सभी को पता है कि जैसा हम टेंस पढ़ रहे थे, बट एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जिसका जवाब देंगे आप लोग। अगर मैं दो तरीके से एक स्टेटमेंट कहती हूँ, जैसे कि मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, एंड सेकंड जो सेंटेंस है उसमें मैंने कहा आई एम गोइंग टू द स्कूल, तो आप लोग मुझे बता पाएंगे दोनों में क्या डिफरेंस है? आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू द स्कूल। या आप लोगों ने और भी तरीके से इसको सेंटेंस को बोला होगा, आई एम गोइंग टू स्टेशन एंड आई एम गोइंग टू दी स्टेशन। समझ में आ रहा है दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? एक में तो मैं द जो आपका आर्टिकल है उसका यूज़ कर रही हूँ, और जो दूसरा सेंटेंस है उसमें नहीं कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे बता पाएंगे इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस? यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं, she is going to station and second one is she is going to the station। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है? तो आप में से कुछ कहेंगे इस सेंटेंस में द लगा हुआ है और इस सेंटेंस में द लगा हुआ नहीं है। बट अगर हम स्पोकन के पर्पज से बात करें ना, तो जैसे हम हिंदी में कोई स्टेटमेंट कहते हैं तो उसका मीनिंग हम तुरंत समझ लेते हैं कि किस पर्पज से ये बात कही गई है। सेम ऐसे ही इस द को लगाने से सेंटेंस का जो पर्पस है वो चेंज हो जाता है। जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल एंड मैंने सेकंड सेंटेंस में कहा आई एम गोइंग टू दी स्कूल। अगर किसी वर्ड के आगे इस तरीके के जो वर्ड हैं, इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं, उनमें हम द लगा रहे हैं, तो उसको द को लगाने से, जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग टू दी स्कूल, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर कि द या दी जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, द और दी में क्या डिफरेंसेस है? कहाँ पर द होना चाहिए, कहाँ पर दी होना चाहिए? हम दोनों ही वर्ड्स बोलते हैं, द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। तो ये आप लोगों के लिए छोटा सा एक होमवर्क है, आप लोग सर्च करेंगे कहाँ पर द यूज़ होता है, कहाँ पर दी यूज़ होता है। देन मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि कहाँ द यूज़ होना चाहिए और कहाँ दी यूज़ होना चाहिए, ठीक है? तो शी इज़ गोइंग टू द स्टेशन लिखा हुआ है यहाँ पर। इसका पर्पस ये है, स्टेशन जाने का मेन पर्पस क्या है? कि हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है? स्कूल जाने का मेन उद्देश्य क्या है? कि हम पढ़ने जा रहे हैं। हॉस्पिटल जाने का मेन पर्पस क्या है? कि हम ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं। तो जो अगर मेन पर्पस फुलफिल हो रहा है, जब आप सेंटेंस को बोल रहे हो और आप उसी काम के लिए जा रहे हो जिस काम के लिए वो जगह बनी हुई है, जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग टू दी टेम्पल, तब तो ये सेंटेंस सही हो जाता है। क्यों? तब तो हमें द का यूज करना ही करना है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं उसी पर्पस से जा रहा हूँ जिस पर्पस से वो जगह बनी है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ शी इज गोइंग टू स्टेशन, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि किसी को छोड़ने के लिए स्टेशन जा रहा है। मैंने कहा आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैं किसी पेशेंट के साथ में जा रही हूँ या मुझे किसी डॉक्टर से मिलना है, जस्ट ऐसे ही। या फिर मैंने कहा शी इज़ गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब ये है कि स्कूल पढ़ने नहीं जा रही हूँ, हो सकता है पढ़ाने जा रही हूँ या किसी टीचर से मिलने जा रहे हैं या कुछ भी अदर वर्क हो सकता है, बट वो वर्क नहीं होगा जो उस जगह के लिए बना हुआ है। जैसे कि मैंने कहा शी इज़ गोइंग टू दी स्टेशन, इसका मतलब ये है कि वो खुद कहीं जा रहा है। शी इज़ गोइंग टू दी स्कूल, इसका मतलब वो पढ़ने के लिए जा रही है, ठीक है? तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे ये ध्यान में नहीं है कि किस में पूछा गया, लेकिन ये किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मैंने अगर इस सेंटेंस को इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ था और आपसे पूछा जा रहा था कि इसमें से कौन सा सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है? एक बार प्रेजेंट टेंस अगर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस ही करेंगे, जिन क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगी कि CGL, CPO, CHSL या फिर LDC में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, है ना? एक बार, लेकिन क्योंकि अभी प्रेजेंट सिंपल के कुछ एग्जांपल्स कुछ ही हो पाएंगे, वो उस क्वांटिटी में नहीं हो पाएंगे जिस क्वांटिटी में आप लोगों को रिक्वायरमेंट है, ठीक है? अभी हम नेक्स्ट टेंस स्टार्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है? तो आपको मैं जैसा कि पहले ही बता चुकी हूँ कि प्रेजेंट है तो सेंटेंस के लास्ट में डेफिनेटली है आएगा ही आएगा। कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है तो रहा, रही, रहे आएगा, ठीक है? अब यहाँ पर 3 हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास में, इज, एम और आर, ठीक है? मैंने आपको पहले ही बता दिया जिस वर्ब के लास्ट में एस आएगा वो वर्ब हमेशा किसके साथ में यूज होगी? सिंगुलर के साथ में यूज होगी, ठीक है? सेकंड मैं अगर बात करूं, एम जो है वो आपका किसके साथ आएगा? आई के साथ, और आर आपका किसके साथ आ जाएगा? प्लूरल के साथ, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं।
जैसे कि निकिता पौधों को पानी दे रही है, ये सेंटेंस है हमारा। मैंने जब प्रेजेंट सिंपल आपको पढ़ाया था तो मैंने एक बात बताई थी कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब और लास्ट में क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, है ना। याद हो गया होगा मेरे हिसाब से अब तक पैटर्न ही। तो सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, पानी देने का, और ये पानी देने का काम कौन कर रहा है, निकिता। इसका मतलब निकिता क्या हो गई सेंटेंस की सब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिख लिया निकिता, उसके बाद क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में 3 है, इज, एम और आर। आपको पता है ही, शी, इट और किसी के नेम के साथ में कोई भी चीज़ जो एक है उसके साथ में हमें क्या लगाना है, इज लगाना है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, इज, निकिता इज। अब देखो यही सेंटेंस हम 2 तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर देना अगर हम मेन वर्ब मान लेते हैं तो देने के हिसाब से मुझे यहाँ पर लिखना होगा, देने को क्या बोलते हैं, गिव। तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ मैंने लिखा हुआ है वर्ब की 4th फॉर्म, चाहे कोई सा भी कॉन्टिन्यूअस हो। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर, चाहे कोई सा भी कॉन्टिन्यूअस से मेरा मतलब है चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये जो 6 टेंस हैं आपके, इन 6 टेंस में आपको हमेशा वर्ब की 4th फॉर्म लगानी है। 6 टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इनमें जो है आपको हमेशा क्या लगानी है, वर्ब की 4th फॉर्म लगानी है। कोई सा भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। जैसा कि ये परफेक्ट है आपका, इसमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, तीनों टेंस में 3rd फॉर्म, ठीक है। अब बच रहे हैं हमारे 3 टेंस, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल में आप सभी जानते हैं कि हमारे पास में शैल और विल है, और शैल और विल क्या होते हैं, मॉडल्स, और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, 1st फॉर्म। तो यहाँ पर मॉडल के बाद तो क्या आएगी, 1st फॉर्म। इधर मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन कौन सी फॉर्म आएंगी, ठीक है। तो फॉर्म याद करने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। निकिता इज। अब यहाँ पर अगर मैं देने के लिए वर्ड यूज करती हूँ तो देने को हम क्या कहते हैं, गिव। और गिव में जब मैं ing लगाऊंगी तो उसका मीनिंग हो जाएगा गिविंग, ठीक है। तो मैं इस तरीके से भी कह सकती हूँ निकिता इज गिविंग वाटर टू द प्लांट्स, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं तो उसमें जो शॉर्टकट है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टेटमेंट को लंबा करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सीधा वर्ड यूज कर देती हूँ, निकिता इज वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है, कि निकिता जो है वो क्या कर रही है, पौधों को पानी दे रही है। तो ये सेंटेंस शॉर्ट भी हो गया और इजी भी हो गया, ठीक है। अगर इसी को मैं नेगेटिव बनाती हूँ तो आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बता दी है ये वाली बात, कि सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज होगा, और अगर नॉट आएगा तो नॉट कौन से पोजीशन पर आएगा, नंबर 3rd पर, ठीक है। तो सेम सेंटेंस रहेगा, निकिता इज, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बस नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आ जाएगा 3rd नंबर पर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, क्या निकिता पौधों को पानी दे रही है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बात बताई थी कि अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है तो फिर आपको क्या करना है, वहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अगर किसी को ये बात समझने में दिक्कत हो रही हो ना कि सेंटेंस की शुरुआत में, सेंटेंस के बीच में, तो दूसरा भी मेथड है अपने पास में। दूसरा मेथड क्या कहता है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उस क्वेश्चन का जवाब आप यस और नो में दे सकते हो, तब तो आप, जैसे कि मैंने आपसे पूछा निकिता क्या कर रही है, तो क्या इस क्वेश्चन का जवाब आप यस और नो में दे सकते हो, निकिता क्या कर रही है, नहीं दे सकते ना। लेकिन अगर मैं पूछती हूँ क्या निकिता काम कर रही है, तो अब आप यस और नो में जवाब दे सकते हो कि हाँ कर रही है या नहीं कर रही है ना। तो यहाँ पर सेम चीज़ है कि क्या निकिता पौधों को पानी दे रही है, यस और नो में जवाब दे सकते हो, हाँ दे रही है या नहीं दे रही है। तो अगर यस और नो में जवाब दिया जा सकता है तो आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दो, और अगर नहीं दे सकते हैं तो आप WH वर्ड का यूज़ कर दो। जो भी मेथड आप लोगों को कंफर्टेबल लगे आप अपने हिसाब से एप्लीकेबल कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा क्या
तो मैं क्या के लिए क्या वर्ड यूज़ करूँ, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब निकिता सब्जेक्ट है सेंटेंस का यहाँ पर, तो निकिता मतलब किसी लड़की की बात हो रही है, शी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज निकिता वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है। और दूसरा जो तरीका है वो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। दोनों मेथड्स में से जो भी आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जो सबसे सिंपल टेंस होता है, और इसके जो एग्जाम्पल्स भी आप लोग पढ़ेंगे वो भी सिंपल ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगर CGL के पर्पज से भी हम बात करेंगे तो भी इतना टिपिकल टेंस ये नहीं है। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल हो चुका है हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो चुका है। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आप लोगों से जैसा कह चुकी हूँ, कुछ ईडियम्स या कुछ वोकैब जो है वो हम लोगों को पढ़नी होती है, तो डेफिनेटली हम वही कर लेते हैं एक बार, है ना। अगर मैं ग्रैपल को डिवाइड करने की कोशिश करूंगी तो शायद अभी तक आप लोग भी हैबिचुअल हो चुके हो मेरे साथ में, तो सोच पा रहे होगे ये तो एप्पल लिखा हुआ है ना, और सभी जानते हो एप्पल का मतलब क्या होता है, सेब। और यहाँ पर ग्रे लिखा हुआ है, ग्रे, लेकिन जब इस एप्पल की बात हो रही है यानी कि फ्रूट की बात हो रही है, तो ये ग्रे किसके जैसा लग रहा है, ग्रेप्स के जैसा, है ना। ग्रेप्स का मतलब भी सभी जानते हैं, अंगूर। तो यहाँ पर दो फलों की बात हो रही है, सेब और अंगूर। तो अगर दो भाई बहन हैं और वो दोनों ही एक ही फ्रूट को पसंद करते हैं, और पापा जो हैं वो ग्रेप्स भी लेकर के आए हैं और एप्पल भी लेकर के आए हैं, और दोनों को ही एप्पल पसंद है, तो उस कंडीशन में दोनों के बीच में क्या होने वाला है, झगड़ा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा मैं एप्पल खाऊंगी और वो बोलेगा कि मैं एप्पल खाऊंगा। भाई बहन का नेचर भी ऐसा ही होता है जिसमें उनके बीच में झगड़ा होना नेचुरल है। यानी कि ग्रैपल यानी कि ग्रेप्स और एप्पल जो है वो किसका कारण बन जाते हैं, लड़ाई का कारण बन जाते हैं। तो ग्रैपल का मीनिंग भी क्या होता है, लड़ाई, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों को ध्यान रहेगा ये वर्ड ग्रैपल। ग्रैपल का मीनिंग क्या हो गया, लड़ाई। ये एक ईडियम है, रोजेज ऑन बेड, और पहली बार 2013 में अपोजिट पूछ लिया गया ईडियम का, ठीक है। और ये बहुत बड़ी बात हो गई थी, जिन बच्चों को इसका मीनिंग, जिन स्टूडेंट्स को इनका मीनिंग पता नहीं था, वो परेशान हो गए कि एक ईडियम का अपोजिट कैसे बताया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा जो है वहीं पर स्ट्रम ऑन बेड, जो फर्स्ट ईडियम है रोजेज ऑन बेड, यानी कि अगर आपके बेड पर रोजेज हैं तो आप कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबल का मतलब आपको कोई प्रॉब्लम तो है नहीं उससे, ठीक है, आराम से आप सो सकते हो, आपको नींद आएगी, इसका मीनिंग हो गया कंफर्टेबल। लेकिन जो दूसरा वर्ड है स्ट्रम ऑन बेड, स्ट्रम का मीनिंग होता है कांटे, ठीक है। तो अगर आपके बेड पर कांटे हैं तो क्या आप सो सकते हैं, नहीं, यानी कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अनकंफर्टेबल। तो दोनों ही वर्ड जो हैं वो आपको दिख रहे होंगे, एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट। ये कंफर्टेबल है और ये अनकंफर्टेबल है, ठीक है। तो ये दोनों आपको इडियम से याद रखने हैं, रोजेज ऑन बेड एंड स्ट्रम ऑन बेड, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। रोजेज ऑन बेड का मीनिंग हो जाता है कंफर्टेबल और स्ट्रम ऑन बेड का मीनिंग हो जाता है अनकंफर्टेबल। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सेंटेंस में आप लोग इसको स्पोकन के पर्पज से भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप कहना चाहते हो आई एम कंफर्टेबल हेयर, मैं यहाँ पर कंफर्टेबल हूँ, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं आई एम रोजेज ऑन बेड हेयर, ठीक है। यानी कि जब आप इस तरीके से सेंटेंस को ईडियम में यूज़ करके कहते हो तो वो थोड़ा इम्प्रेसिव भी हो जाता है और थोड़ा मेरे हिसाब से सामने वाले के लिए समझने में भी टिपिकल होता है, तो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं हाँ लेवल अच्छा है, ठीक है। तो आप लोग इनका यूज़ करते रहिए, क्योंकि जितना वोकैब का और ईडियम्स का यूज़ आप लोग करेंगे उतने ही टाइम के लिए ही आपके अपन कह सकते हैं कि आपको याद रहने वाली है, वरना थोड़े टाइम के बाद ये चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, इस तरीके से आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो आप इन वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।